लंग्स डैमेज हुए हैं और एक को हार्ट अटैक, अंकल को मतलब एक के फादर को हार्ट अटैक हुआ, दूसरे जो हैं उनके लंग्स 70% डैमेज कर गया उस पूरे प्रोसेस में, और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन उन दोनों की मतलब आगे पीछे। और बहुत से लोग, जैसे मैं जिस एरिया से भी बिलोंग करती हूँ, हमारे एरिया में तो एक टाइम पे पाकिस्तान में लीड कर रहा था ना एबटाबाद, सबसे ज्यादा कोविड केसेस थे। तो वो मेरी तो फैमिली रिलेटिव्स बहुत से लोगों को हो चुका है, और बहुत से मतलब ऐसे भी हैं लोग जिनकी ना अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है इस कोविड की वजह से। अभी रिसेंटली कल नहीं परसों सुबह डेथ हुई है इसी तरह एक आंटी की जी, उनको कोविड था, अब उनकी रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अब समझिए उनको हार्ट अटैक हुआ है और उनकी डेथ हो गई है। अब वो सब लोग समझ ये रहे हैं कि हार्ट अटैक जो हुआ है वो कोविड की वजह से नहीं डेथ हुई, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन अगर आप इसको देखें क्लियरली तो वो यही होगा, कोविड की वजह से हार्ट डैमेज हुआ है तो फिर उसके बाद ये आफ्टर आप कह लें साइड इफेक्ट्स उसके आए। तो इसलिए प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली आप केयरफुल हो। अच्छा जनाब, इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट क्राइम। थोड़ा सा इसे स्लो नहीं करेंगे, इधर इनकी अलग वीडियो चल रही है, थोड़ा सा स्लो कर लो। अच्छा, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर इन अ फाइनाइट डिफरेंस टेबल। लास्ट टाइम कल हमने फाइनाइट डिफरेंस टेबल जो है वो बनाना सीखा था, और उसमें हमने जो बातें की थी वो यही थी कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट फर्स्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, और कहाँ पे हमने स्टॉप करना है और कहाँ तक हमने चलना है, ये सारी चीजें हमने कल की थी। और फिर हमने एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए भी कहा था कि हमारा टेबल इस टाइप का होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और फिर हमने राउंड ऑफ की ये भी देखी थी। आज हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल को स्टडी करेंगे। आइंदा के बाद ना ये मैं लेक्चर, पता है वो इतने अरसे बाद मैं पावर पॉइंट पे थी तो वहां मैं लिखती थी ऑब्जेक्टिव भी और कंक्लूजन वगैरह सारी चीजें, लेकिन अब मैंने ये बनाने शुरू किया तो मैं लिखती ही नहीं हूँ। नेक्स्ट में ना मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया करूंगी, सो ऑब्जेक्टिव में हमें पता चले कि हम आज की क्लास में, लाइक क्लास में तो बता देती हूँ लेकिन यहाँ लिखा हुआ भी हो कि ऑब्जेक्टिव में मुझे बताना चाहिए कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, ताकि बच्चों को पता हो कि ये 3-4 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करने थे, और इस क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस भी हुई हैं। ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में क्या है कि हमने फाइनाइट डिफरेंस टेबल पे ही रहना है, और हम उसके अंदर देखेंगे कि अगर ये जो ऑब्जेक्टिव ऊपर, अगर एरर फॉर एग्जांपल आप किसी एंट्री को गलत पुट कर देते हैं, हम मोर देन वन एंट्री पे नहीं रहेंगे, हम सिर्फ एक एंट्री पे ही रहेंगे फिलहाल, और मैं बताऊंगी मोर देन वन क्यों मैं कह रही हूँ कि एक पे ही रहेंगे। अगर हम कोई एंट्री गलत पुट कर देते हैं, मसलन आपसे मैं कहती हूँ कि y इज इक्वल टू आपने बनाया एक्स स्क्वायर का टेबल ना, अब आपने एक्स की वैल्यूज डिफरेंट दी, आप कह रहे हैं एक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आती जा रही हैं, वाई की 1 होगा, 4 होगा, 9, एंड देन यहाँ से आप 16 की जगह पुट कर देते हैं 17। ठीक है ना, 17 आपने पुट कर दिया। अब जब आपने 17 पुट किया, आना 16 चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेकन कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, तो जब आपने उसकी एंट्री यहाँ एंटर की तो वो गलत हो गई। से मैं कहती हूँ कि मैंने बाकी सारी एंट्रीज ठीक पुट की हैं, लेकिन जो एक एंट्री है वो मैंने गलत गलत जो है वो एंटर कर दी है। अब ये तो अब आ गया ना, आना तो 16 चाहिए था, आपने बाय मिस्टेकन आप कह लें आपने 17 एंटर कर दिया है। इस एरर, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक एरर है, ये इसके अंदर एरर मौजूद है, 1 मतलब एरर मौजूद होगा। ओरिजिनल जो एंट्री है वो 16 है, बट हमने क्या किया, 17 एंटर कर दिया, यानी 1 एरर आपके पास 1 यूनिट का एरर इसके अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन केस अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है और हमें पता चले कि हमारे फाइनाइट डिफरेंस टेबल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह से डिटेक्ट किया जाए। लाइक मुझे कैसे पता चलेगा कि इन सारी एंट्रीज में यहाँ पे मैंने जो एंट्री पुट की है वो गलत है, और फिर उसको ठीक कैसे किया जाए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमने गलत एंट्री पुट कर दी है या हमारी एंट्री में कोई मिस्टेक है। जब आप इसको यूज करेंगे, इसको यानी अप्लाई करेंगे, जैसे आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर जाते हैं, आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर डेरिवेटिव को सॉल्व किया है, ठीक है, यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड, और सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि जो न्यूमेरिकल मेथड आपने डिफरेंशिएशन के लिए अप्लाई किया वो तो ठीक किया है, लेकिन आंसर आपका गलत आ रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है, वो एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा।
फिर आप उसको दोबारा से चेक करेंगे अपने मेथड को ना, कि गलती कहाँ पे हुई है। तो वो क्योंकि बेस किस पे कर रहा होगा, फाइनाइट डिफरेंस टेबल के ऊपर, तो फिर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ मैंने टेबल में से तो कोई वैल्यू गलत नहीं उठा ली, जिसकी वजह से ये मेरा एरर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे सही वैल्यू नहीं मिल रही। तो अगर इस टाइप की कोई चीज आपके पास आती है, यानी कंप्लेन इस किस्म की आती है, फिर हम अपने टेबल को देखते हैं कि इस टेबल के अंदर एरर कहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं। यानी ये दोनों काम हम आज की क्लास में देखेंगे। सो ऑब्जेक्टिव हमारी क्लास का क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने फाइनाइट डिफरेंस का टेबल यूज किया है फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फाइनाइट डिफरेंस का से ये वाला टेबल आपने यूज किया है, और वहां पे आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आया, वो आंसर आपका गलत हो गया है। अब आप उसको दोबारा से चेक कर रहे हैं कि आपका आंसर कहाँ पे गलती है, और गलती जो है वो आपने लोकेट करनी है, ना सिर्फ अपने गलती लोकेट करनी है बल्कि उसको ठीक भी करना है। तो ये दो काम जो है, यानी डिटेक्शन, पहले डिटेक्ट करें कि किस एंट्री में प्रॉब्लम है, एंड देन करेक्शन ऑफ एरर, और फिर उसको ठीक भी करना है। आज की क्लास में हमने फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर अगेन एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, हमने एरर एनालिसिस पहले किया हुआ है, हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, हमने रिलेटिव एरर को निकाला हुआ है, हमने परसेंटेज एरर को बिल्कुल स्टार्ट में फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। वो एक तरीका है एरर कैलकुलेट करने का, आप कह लें अलजेब्राइकली हम किसी भी क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे आप सॉल्व करते थे ना ए सेट के केस में, आपको याद होगे, दिनों की बात है, आप निकाला करते थे ए यूनियन बी, देन आप निकाला करते थे ए इंटरसेक्शन बी बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये सब एलिमेंट्स आ रहे होते थे, सेट ए के और बी के जो भी सारे एलिमेंट्स थे वो हम लिख लेते थे, और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक दफा लिखते थे। यहाँ सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते थे, और फिर आप सेम यही काम करते थे बाय यूजिंग वेन डायग्राम, जिसमें आप एक सेट ए ले लेते थे, एक आप सेट बी ले लेते थे, और लाइन से डिफाइन कर देते थे ओवरलैपिंग रीजन को। तो आप कह देते थे कि जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सारे का सारा सेट ए का और सेट बी का रीजन जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वे ये भी था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ए यूनियन बी निकालने का, ए इंटरसेक्शन बी निकालने का, और ये भी एक तरीका था यही सेम काम करने का, यानी रिजल्ट दोनों के सेम आते थे। बट वेन डायग्राम का यूज जो है वो लिमिटेड है। लाइक अगर आपके पास 10 सेट्स हैं, तो फिर आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू यूनियन उन सबकी शो करना आपके लिए मुश्किल हो जाता, ड्रॉ करना उसको। इसलिए हम कहते हैं कि फॉर सिंपलर केस आपके लिए वेन डायग्राम इफेक्टिव है। लेकिन जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाते हैं, जब आपके पास मोर देन 10 सेट आ जाए फॉर एग्जांपल, तो आप वेन डायग्राम से नहीं शो कर सकते, उसके लिए आपको बनाना या उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपका ये अलजेब्राइक जो आप मैथमेटिकल टर्म में फाइंड आउट करते हैं, ये ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आपके लिए इजी है। सेम केस है इस फाइनाइट डिफरेंस टेबल का भी, क्योंकि ये भी तो एक टेबल है ना, और हम टेबल को एनालाइज कर रहे हैं कल से, हम टेबल की एंट्रीज को देख रहे हैं, हम टेबल की वैल्यूज को देख रहे हैं। ये हम तो लेकिन हमने अभी तक इस टेबल को एज सच फार्मूलाज के अंदर यूज नहीं किया, हम सिर्फ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि टेबल है हमारे पास। सो चाहे आपके पास ग्राफ हो या फिगर्स हो या पिक्चर्स हो या आपके पास टेबल हो, इनका लिमिटेड यूज होता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं एरर डिटेक्ट कर सकती हूँ किसी एक एंट्री का इस टेबल में से, तो इसका मतलब है कि अगर मोर देन वन एंट्रीज होंगी ना, तो वो ओवरलैप कर जाती हैं। सेम ये जैसे मोर देन 10 सेट है तो आपके पास ओवरलैप कर जाएंगे, आपके लिए वो निकालना आसान नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि एक एंट्री तक तो बात ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा अगर एंट्रीज होंगी तो फिर ये टेबल में से ना एरर डिटेक्ट करना, मेथड जरूर मौजूद है लेकिन वो ओवरलैपिंग हो जाता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। इसलिए टेबल का, इमेजेस का जो यूज है वो बड़ा लिमिटेड होता है, बट स्टिल अपीलिंग है। आप टेबल से देख के बहुत सी चीजों का आपको अंदाजा हो जाता है, आप ग्राफ देखते हैं आपको बहुत सी चीजों का पता चल जाता है। इसलिए इसको मुकम्मल खत्म नहीं करते, इसका यूज स्टिल रखते हैं, इसको इम्पोर्टेंस फिर भी देते हैं। तो यही काम हम करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ सिंगल एंट्री के लिए आपको एरर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, एरर सॉरी फाइंड आउट करना सिखाऊंगी फाइनाइट डिफरेंस टेबल में। मैं मोर देन वन पे नहीं जाऊंगी क्योंकि वो ओवरलैपिंग है, कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो उसको छोड़ दें, बस आप सिंगल एंट्री तक रहें। तो ये मेरे पास फाइनाइट डिफरेंस टेबल है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन एंट्रीज में, इसलिए मैंने 0 0 रखा है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? मैं एरर को डिटेक्ट करना चाह रही हूँ, मैं एरर को ठीक करना चाह रही हूँ, तो मैं सिर्फ उसी एंट्री में इंटरेस्टेड हूँ जिसके अंदर एरर मौजूद है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी डाटा था, उसमें मैंने 3 की वैल्यू पुट करनी थी, जैसे ये 9 आता था रिजल्ट अगर एक्स स्क्वायर है फंक्शन, तो मैंने इसकी जगह 10 पुट कर दिया है, 8 पुट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये एंट्री मेरी गलत होगी। अब अगर ये एंट्री गलत होगी तो मुझे देखना है कि इस एंट्री के गलत होने से मेरे फाइनाइट डिफरेंस टेबल पे नंबर 1 क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1, अगर ये मैं टेबल आपके पास मौजूद हो तो इस एंट्री को डिटेक्ट कैसे करूंगी। पहले तो मैं ये देखूंगी ना कि इसका स्प्रेड कितना है, इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है एरर का टेबल के ऊपर। फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास टेबल मौजूद है, हमें नहीं पता वहां पे कौन सी एंट्री गलत है। अभी तो मैंने बता दिया 3 के अगेंस्ट एंट्री गलत है, हमारे पास टेबल मौजूद है, उसके अंदर एक एंट्री गलत चली गई है, उस एंट्री को हम ढूंढेंगे भी और उसको ठीक भी करेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में। इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ हम बता रहे हैं कि इसका स्प्रेड एरर का कैसे मतलब जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं फाइनाइट डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस निकालूंगी, दैट इज 0 माइनस 0, आपके पास ये वैल्यू दे देगा, ये 0 माइनस 0। फिर सेकंड एंट्री से आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी 0 माइनस 0। थर्ड एंट्री से आपको क्या मिलेगी, 0 एप्सिलॉन माइनस 0 इज एप्सिलॉन। फोर्थ एंट्री मेरे पास यहाँ पे आएगी 0 माइनस एप्सिलॉन, तो ये माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे आ गया। 0 माइनस 0 आपको ये एंट्री देगा, एंड देन अगेन 0 माइनस 0 आपके पास ये डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिफरेंस आपके पास आ जाएगा इससे 0 माइनस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एप्सिलॉन माइनस 0, जैसे कल आपने डिफरेंस निकाला था दो एंट्रीज का, ये एप्सिलॉन माइनस 0, जैसे y1 माइनस y2, सॉरी y2 माइनस y1, y1 माइनस y0, इस तरह से ना। सो माइनस एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन आपको यहाँ पे दे देगा 0, और माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन। एंड देन 0 माइनस 0 आपके पास अगेन क्या आ रहा है, 0। तो ये आपके पास सेकंड डिफरेंस आ गया। फिर हम चले जाएंगे थर्ड डिफरेंस पे, और हम कैलकुलेट करते हैं थर्ड डिफरेंस, तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन माइनस 0 इज एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 एप्सिलॉन आ गया। एंड देन 0 माइनस एप्सिलॉन आपके पास दे देगा माइनस एप्सिलॉन। तो ये हमने एक फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। अब अगर आप इसमें देखें तो अगर सिंगल फर्स्ट एंट्री में मेरे पास यहाँ पे एक एंट्री के अगेंस्ट एरर था, तो वो एरर जो है फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए दो जगह पे चला गया, दो एंट्रीज में आ गया। यानी अगर इनिशियली 3 के अगेंस्ट एरर मौजूद था, तो जब मैंने फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया तो वो एरर जो है वो दो एंट्रीज में चला गया। जब मैं सेकंड डिफरेंस पे गई तो ये एरर जो है वो किस में चला गया, 3 एंट्रीज में चला गया। थर्ड डिफरेंस पे गई तो ये एरर जो है वो कितनी एंट्रीज में चला गया, 4 एंट्रीज में चला गया। ये बिल्कुल कोविड वाली मिसाल है, इनिशियली एक बंदे को था, फिर दो को, मतलब बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे बाय मिस्टेकन एक एंट्री गलत एंटर हो जाती है फाइनाइट डिफरेंस टेबल में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो स्प्रेड करता है उसका, ये फैन वाइज इसको कहते हैं फिगर, ये वाली जो मैंने बनाया ना, ये देखें एरर, ये एरर वाली टर्म्स को मैंने लिया है कि ये फैन वाइज इसका जो है बिहेवियर होता है, ये स्प्रेड करता है नेक्स्ट फाइनाइट डिफरेंस, जो भी आप नेक्स्ट ऑर्डर के जो भी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उनके अंदर। तो पहली बात तो ये है, इसलिए क्या होता है कि अगर मैं दो ले लेती यहाँ पे तो उनका भी स्प्रेड इसी तरह से होता, और वो स्प्रेड आपस में आगे जाके ओवरलैप हो जाता और वो कॉम्प्लिकेटेड बना देता उस प्रॉब्लम को। इसलिए टेबल की मदद से, मतलब यहाँ पे मैं कोई एक और एंट्री पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कह देती हूँ ना एप्सिलॉन, अब जब मैं इसको करूंगी तो कुछ टाइम के बाद ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करना शुरू कर देता, ये इस तरह से इसका स्प्रेड जाता ना, तो ये ओवरलैप कर जाता, फिर मुझे यहाँ पे इनको हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होता। अगर कोई और एंट्री होती फिर उसको, मतलब तरीका अभी भी मौजूद है इसका, लेकिन हम नहीं, हम सिर्फ सिंगल एंट्री के साथ लेके इसको चलेंगे जो हम इजीली कर भी सके। सो पहली बात हमने पहले टेबल से क्या लर्न की है कि अगर आप एक एंट्री को गलत पुट कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि एरर जो है वो प्रोपेगेट करता है, एरर स्प्रेड होता है। और यही बात मैंने ऊपर लिखी कि अगर एरर अकर करे इन एनी एंट्री ऑफ एक्स, चाहे वो स्मॉल है वैल्यू, लार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसका इफेक्ट है वो फाइनाइट डिफरेंस टेबल पे वो स्प्रेड आउट होता है फैन वाइज शेप, मतलब ये फैन वाइज शेप इसे हम कहते हैं इन
टेबल एरर इट इज, और मैंने कहा है कि एरर को रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ है एप्सिलॉन से, यानी इस एप्सिलॉन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी एंट्री मौजूद है इसमें कोई ना कोई एरर है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एरर। एरर वाली टर्म की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर 1 ये है कि आपके पास ये जो एरर वाली टर्म्स हैं, अगर आप इनके कोफिशिएंट देखें, फर्स्ट डिफरेंस टेबल में आप देखें ना फर्स्ट कॉलम को, तो आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। अगर आप इन दोनों का सम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है ना, 1 -1 आपके पास 0 आ गया। सेकंड में अगर आप देखें तो आपके पास इसका कोफिशिएंट फर्स्ट का 1 है, मैं सिर्फ एरर वाली टर्म्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है। अगेन आप इनको ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 कोफिशिएंट को। थर्ड में आप देखें, थर्ड डिफरेंस को आप देखें, यहाँ पे आपके पास है +1, यहाँ पे आपके पास है, इनको ऐड करें -3 में तो ये आ जाएगा -2। -2 को आप ऐड करें +3 में तो आपके पास +1 आ जाएगा। देन -1 करेंगे तो ये भी आपके पास दे देगा 0। सो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जितनी भी बेशक एरर स्प्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो कोफिशिएंट हैं इस एरर वाली एंट्रीज के, उनका जो सम है वो इक्वल टू 0 होता है। पहली प्रॉपर्टी यही होगी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा कि इफेक्ट ऑफ एरर प्रोपेगेशन इज इंक्रीजिंग इन ईच कॉलम। पहली बात तो हमें यही पता चल गई, हर कॉलम में जो इफेक्ट है एरर के प्रोपेगेट करने का वो इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड बात मैंने आपसे क्या कही है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एरर इन ईच कॉलम इज 0। इनका सम जो है वो आपके पास, एरर के जो कोफिशिएंट है उनका सम आपके पास 0 होता है। और तीसरी बात यही है कि ये जो आपके पास, जैसे ये मेरे पास है, आप अगर इस कोफिशिएंट को देखें तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर 1 माइनस एक्स की पावर n के कोफिशिएंट बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट डिफरेंस है तो मैं 1 ले लूं तो मेरे पास देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो फर्स्ट डिफरेंस में देखें 1 माइनस एक्स, आपके पास ये टर्म बन रही है। बायनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की देखें सेकंड डिफरेंस के लिए, सेकंड डिफरेंस आपके पास कहाँ पे है, ये तो मैंने इसकी पावर क्या लिख ली, 2। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब आप देखें जो बायनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट हैं फॉर दिस टर्म और जो एरर के कोफिशिएंट हैं वो आपस में सेम है। कैसे देखें, 1 माइनस 2x प्लस 1, 1 माइनस 2x प्लस 1। इसी तरह अगर आप 1 माइनस एक्स क्यूब को देख लेते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। ये आपके पास इस 1 माइनस एक्स की पावर 3 की बायनोमियल एक्सपेंशन है। इसके कोफिशिएंट देखें, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1। यहाँ पे देखें 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1। सो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो कोफिशिएंट हैं एरर टर्म के, वो रिलेट करते हैं किससे, कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन से। सो कोफिशिएंट ऑफ एरर्स आर आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। कौन से वाले फंक्शन की, 1 माइनस एक्स की पावर n। 1 माइनस एक्स फर्स्ट डिफरेंस है, इसको आप लिख लें, ये पावर आप, ये पावर के साथ ना आप लिख लेंगे, दिस इज योर डिफरेंस के साथ आप रिलेट करेंगे, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है, ये आपके पास सेकंड डिफरेंस है, ये आपके पास थर्ड डिफरेंस है, ये आपके पास फोर्थ डिफरेंस है। इवन फोर्थ का भी अगर होता तो इसके कोफिशिएंट भी आपके पास इसी तरह के होते। और आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1, इसके अगर हम कोफिशिएंट को देखें तो इनको भी 0 होना चाहिए, वैसे पता नहीं जब आएंगे देखेंगे। ओके जनाब, इसके साथ हम देखते हैं टेबल को। अब अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ एरर के प्रोपेगेशन को देखा है कि अगर किसी एंट्री में एरर है तो वो स्प्रेड आउट करता है, हर कॉलम में इंक्रीज होता है, उसके कोफिशिएंट का सम 0 होता है और जो उसके कोफिशिएंट है वो रिलेट करते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n के साथ। अब मैं क्या कह रही हूँ, एक क्वेश्चन दिया आपको और मैं कह रही हूँ लोकेट एरर एंड सजेस्ट सुटेबल करेक्शन।
अब उल्टा हो रहा है। अब मैं आपको ये नहीं बता रही कि इस टर्म के अंदर एरर मौजूद है। अब आपसे कह रही हूँ कि आपने एरर को लोकेट करना है और उसको ठीक भी करना है। तो ये आपके पास डाटा मौजूद है। अब देखिए आपके पास इनिशियली अगर ये डाटा मौजूद है, आपको कैसे पता चलेगा इसमें किस एंट्री के अगेंस्ट एरर है? ठीक है ना? तो ये इसलिए मुश्किल है। मतलब इस तरह से देख के बताना, अभी तो हमें पता नहीं है, अभी जब पता चलेगा तो फिर आसान हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन, यानी ऊपर में और नीचे वाले में क्या फ़र्क है? ऊपर मैंने आपसे कहा था 3 के अगेंस्ट ये जो टर्म है इसमें एरर है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता ये 1 से लेके 10 तक जितनी टर्म्स मेरे पास मौजूद है, इनमें एरर किसमें है? ये मुझे नहीं मालूम। ये मैंने फाइंड आउट करना है और मैंने फिर उसको ठीक भी करना है। मुझे मैम क्या पता है? इक्वल टू जीरो करके हम फाइंड कर सकते हैं ना एरर यस, हम कितना है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं वो चीज़। और एक और, लेकिन अब मैं हमें इससे ये तो भी नहीं आसान पता तरीका कि बता किस दूँ। में है। हाँ, ये एंट्री कौन-सी है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है ना? यस। हमें सिर्फ ये पता है, ऊपर 3 प्रॉपर्टीज़ पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता इनमें से कौन-सी एंट्री है जिसमें, अब हमें जो पता है ना चीज़, वो सिर्फ ये पता है कि हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि जब आपका ये वाला टेबल हमने यूज़ किया आगे किसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर एरर आया। हमने न्यूमेरिकल फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर बिल्कुल ठीक लगाया है। इस टेबल से जो वैल्यूज़ ली गई हैं, इसकी वजह से वहाँ पे एरर आया है, तो आप अपना टेबल चेक करें। अब हम इस टेबल को चेक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें कहाँ पे एरर मौजूद है। तो वैसे मुझे नहीं देख के नज़र आ रहा कि इसमें कैसे एरर मौजूद है, लेकिन मेरे पास मेथड मौजूद है जो कि मैं विदिन 2-3 मिनट बता सकती हूँ, मैं एंट्री लोकेट कर सकती हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आपका जो बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम होता है, आप उसमें देखें कि हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का कोएफिशिएंट, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है, सिंपल केस, आप देखेंगे उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है। तो मेरे पास ये लास्ट कॉलम है 4th वाला, मैं देखूँगी अब ये फॉर मेरे पास टेबल आया और मैंने इसमें से जो गलत एंट्री होगी या उसको लोकेट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या देखूँगी, मैं लास्ट कॉलम देखूँगी और मैं देखूँगी इसमें मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है। अच्छा, साइन को नहीं देखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे होते हैं ना, एरर की, मॉड ऑफ अप्रॉक्सिमेटेड माइनस एब्सोल्यूट, वो जो एग्ज़ैक्ट है या एग्ज़ैक्ट माइनस आपके पास अप्रॉक्सिमेटेड है, तो हम मॉड ले रहे होते हैं, हम मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं, साइन को हम नहीं देखते। आपने साइन को इग्नोर करके सिर्फ देखना है कि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है। तो मुझे बताएँ 4th कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन-सी है? 54। 54। तो 54 के अगेंस्ट ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, मैं उनको शॉर्ट बता रही हूँ कि 54 के अगेंस्ट सिक्स एंट्री आपने, बन रही है। यस, हॉरिज़ॉन्टल लाइन बैकवर्ड ड्रॉ करनी है। जो एंट्री आपके पास आएगी वो एरर वाली टर्म है। सही हो गया। आपने क्या देखते हैं, ओके। लास्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू से बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कनेक्ट करेगी वो एरर वाली टर्म है। अब ये तो तब होगा ना जब आपके पास इवन है, इवन डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस ऑड भी तो हो सकता है। आपके पास यही डिफरेंस थर्ड पे भी तो हो सकता है, यानी थर्ड पे हो सकता है, फिफ्थ पे हो सकता है, फिर क्या करेंगे? सही हो गया, यानी आपने 2 केसेस बना लेने हैं। अगर आपका लास्ट कॉलम जो है वो इवन फाइनाइट डिफरेंस दे रहा है, तो फिर आपने हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाली टर्म को देखना है। लेकिन अगर आपका लास्ट कॉलम जो है वो ऑड टर्म को देख रहा है, इवन को नहीं देख रहा, ऑड डिफरेंस देख रहा है, देन आप 2 हाईएस्ट टर्म्स को देखेंगे। जैसे मेरे पास ये 2 हाईएस्ट, हाँ, और फिर उनके कौन-कौन दरमियान सी, में से यस, लाइन उनके ड्रॉ। दरमियान में ये आ जाएगा। तो मेरे पास कौन-कौन सी 2 हाईएस्ट टर्म है इस टेबल के अंदर? एक मेरे पास है 33, एक है मेरे पास -21। तो मैं क्या करूँगी, अब इनके अगेंस्ट हॉरिज़ॉन्टल ये -33, इसके अगेंस्ट मैंने लाइन लगाई हॉरिज़ॉन्टल बैक में, ये मेरे पास 21 है, इसके अगेंस्ट लगाई तो वही 531 आपके पास एंट्री आ जाएगी। तो मैम आपने अपने इसमें पास, कोई कंडीशन भी होगी ना कि कितनी आइट्रेशन, यानी कौन से कॉलम में हमने ये चीज देखनी है, क्योंकि अगर आप सेकंड में देखें ना तो उसमें हाईएस्ट जो है वो गलत वाले के सामने है हाँ, तो। नहीं इसमें पता है क्या होता है, हाँ, बिल्कुल, मैं इसको आपको इसमें से इसलिए करवा रही हूँ ना अभी, फिर सुनो, मेरे पास क्या होगा कि देखना मैंने हमेशा लास्ट कॉलम को है, मैंने अपने सेकंड लास्ट कॉलम को नहीं देखना। देखना मैंने किसको है, हमेशा लास्ट कॉलम को। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉलम मेरे पास था ही नहीं ना, ये ठीक। नहीं था, इन दैट केस, सही है। ठीक है ना? अदरवाइज़ अगर ये 4th है तो फिर हम इसी को देखेंगे। जैसे एक और केस मैंने अपने से ना एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और भी डाली थी, ये वाली। मैम वो ऊपर एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी। हाँ, बोलो, बताएँ? मैम वो ऊपर ऊपर करें थोड़ा सा।
मैम ये जो आप फोर्थ कॉलम में आपने कहा है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है, तो उसके तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगी। थर्ड कॉलम में हम कैसे देखेंगे? लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे? ये लार्जेस्ट दो 2 वैल्यू वैल्यूज को देख लें। हाँ 2 वैल्यूज देख लें अपनी लार्जेस्ट वैल्यूज कौन सी 2 आती हैं। एक मेरे पास है 33, एक मेरे पास है एडजेसेंट 20। लार्जेस्ट वैल्यूज को देखना है मैम। ये आएंगी ये एडजेसेंट, जब आप फाइनाइट डिफरेंस निकाल रहे होते हैं ना, तो इसी तरह से इनका पैटर्न चलता है। ठीक। मतलब आप देख लेंगे। लेकिन मैम एक और तरीका ये है कि अगर आप इसको फिफ्थ में देखेंगे ना, मेरे पास अगर फिफ्थ कॉलम हो, मैं फिफ्थ को बना के देख लेती हूँ। यहाँ पे आप मुझे फिफ्थ के ये डिफरेंस निकाल के दें। आई थिंक फिफ्थ में जाके ये अगेन 1 एंट्री पे आ जाएगा आपका जो एरर है, फिफ्थ पे जाके। वही ना मैम, हाँ एक एक हम नेक्स्ट भी तो निकाल सकते हैं ना। अब निकाल अगर सकते हैं और फिर उस पे भी ये देख ऑड ऑड नहीं है, इवन है, हम्म तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो ऑड होगी। ऑड तो हो आगे जाएगा। जाना इससे बेहतर नहीं? आगे जाना भी बेहतर है। मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको बता रही ठीक हूँ। है ठीक है ठीक अदरवाइज ये है, मैंने समझ नीचे आ जो गई बात। किया है ना, हाँ जी, ये जो मैंने नीचे किया है देखें, ये यहाँ पे लास्ट की है। हम्म। ये मेरे पास थर्ड था, तो यही मेरे पास लास्ट कॉलम है। इसमें जो मेरे पास एंट्रीज हैं वो 2 सेम है। मैंने सेम को भी मतलब साथ में बैलेंस किया है कि आपके पास 2 सेम एंट्रीज आ रही हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर भी सेम वही चीज होगी। आपने ये ले लिया, आपने इसके अगेंस्ट ले और ये लिया, बड़ी तो भी है। आपके पास हाँ, और ये बड़ी भी हैं और सेम भी हैं। तो आपने ये दोनों वैल्यूज ले ली और इनके सेंटर में, अब ये वाली कंडीशन आपकी उसमें भी आ सकती है, इवन वाले में भी, कि आपकी 2 सेम एंट्रीज बड़ी आ जाए। तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप उन्हीं 2 को देखेंगे, मतलब उन्हीं 2 के सेंटर वाली जो वैल्यू होगी आप उसको देखेंगे। सही हो गया? ये नहीं ओके आपके पास ओके। ये कंडीशन इस तरह से जैसे भी बनती है। तो एरर लोकेट करने का तरीका क्या है? आप लेकिन ये मैम मैंने अब मैम इवन कॉलम के मतलब उनके सेंटर में तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। 1 मिनट मैं देख मतलब मतलब कोई अगर सेम इवन तो नहीं कॉलम्स देखते। में जाएंगे तो उसके सामने वैल्यूज आएगी। लेट्स से मेरे पास ये है और ये है। देखें ना, ये आपके पास आएगी वैल्यू, ये देखें ये। मैम उनके दरमियान दरमियान में कोई वैल्यू नहीं आएगी ना, मतलब दो वैल्यूज आ जाएंगे फिर हमारे पास अगर दो का, हाँ, फिर दोनों का सम लेके डिवाइड 2 करें? नहीं, इसको फिर देखना पड़ेगा कि दोनों का क्या होगा। हाँ ये बात भी है कि दोनों में तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी ना एंड पे, अगर सेंटर में तो कोई वैल्यू नहीं आएगी अगर सेम आपके पास आ रहे हैं। फिर अपनी चॉइस कर लें, आप दोनों में से किसी एक को ले लें। ठीक है ना, सेम अपनी चॉइस पे ले लें। 3 को देख मैम लें और अगर को अगर देख लें। इसी एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ सेकंड डिफरेंस तक होता तो अगर हमारे पास सेकंड डिफरेंस तक होता तो चलिए हम मैम ये सेकंड। मेरा ख्याल है सेकंड डिफरेंस तक इसको अंदाज़ा लगाना ही गलत है, क्योंकि थोड़ी हमने कैलकुलेशन की हो तो हम उस पे अंदाज़ा लगाते हैं ना। एक वो भी ठीक है, लेकिन अगर इवन सेकंड डिफरेंस को ही आप देख लें, तो सेकंड डिफरेंस में अगेन बेटा देखोगे ना, हाईएस्ट पावर आपके पास वैल्यू ये 66 है। इसके अगेंस्ट 1341 पे एरर होगा अगर आप सिर्फ सेकंड को देखेंगे तो। ये तो फिर जिस पे जाके देखो तो हाँ चेंज ही होता रहेगा। ये ये तो कोई नहीं, तरीका लेकिन ना ये होता। वाली जो आपके पास तरीका है ना, ये एंट्री का मैग्नीट्यूड देख के फाइंड आउट करना, ये यस, मतलब ये ही यूज हो रहा है लाइक। अच्छा, ये तो और ये बात ठीक है ना आपकी भी मैम। ठीक है कि फिफ्थ फोर्थ, अच्छा डिफरेंस पता है कैलकुलेट भी कहाँ पे एरर कर रहे होते हैं? फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे जाके, मतलब इस जी लेवल मैम, तक ये यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहां स्प्रेड से अगर करें तो हमारा अंदाजा ठीक हो सकता है। उससे पहले तो एक क्या कहते हैं उसे। नहीं है ना उसका इतना। जी आपका जो एरर है, जैसे ये ऊपर देखो, तो आपके एरर का जो स्प्रेड है वो क्लियर आपके पास कहाँ पे हो रहा है? जाके थर्ड डिफरेंस पे, इससे आगे फोर्थ पे, वहां पे स्प्रेड आउट जी। ज्यादा। तो यहाँ पे यस मैम। इनिशियली आपके पास उसका स्प्रेड आउट ही नहीं है, कम है। तो मेरा ख्याल है हमें ये कंडीशन रखनी चाहिए कि एटलीस्ट फोर्थ तक और ये जाके है, आगे मैंने हम। कहीं पढ़ा था, ये आपका आपके लेक्चर बनाते हुए ना, मैंने कहीं पे ये लाइन पढ़ी है कि फिफ्थ सिक्स ऑर्डर पे जाते हैं तब आपके पास बिल्कुल। जो है वो एरर आप इसका लोकेट जी करते मैम। हैं। और फिर जो है इंशाल्लाह कह लेते हैं साथ, फिर इंशाल्लाह वो सारे एक सही होगा। ही उसको करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लोकेशन के लिए इफ लास्ट कॉलम हैज इवन डिफरेंस, यानी आपका इवन डिफरेंस होगा, तो आपने क्या करना है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट को चेक करना है इन द लास्ट कॉलम। जैसे मेरे पास 54 था, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन जब तक आपके पास ये पॉइंट मिल नहीं जाता, विच इज 531, और 531 आपके पास उसमें कोई एरर होगा। अगर आपके पास लास्ट कॉलम में ऑड डिफरेंस है,
तो फिर आप जैसे मैंने कहा थर्ड कॉलम को चेक कर लें, इसमें आप 2 हाईएस्ट वैल्यूज ले लें, 21 और 33, जो आपके पास 2 एडजस्टमेंट आती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इनके दरमियान में जो वैल्यू है उसमें एरर आपके पास मौजूद होगा। और फिर मैंने नेक्स्ट में इसमें बता दिया कि अगर सेम वैल्यूज है तो भी आपके पास यही केस बनेगा डिफरेंस कैलकुलेट करने का, कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उनके दरमियान में आपके पास एरर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए। ये तो हमें पता चल गया ना कि हमारे पास एरर जो है वो किसी टर्म में आ गया है, लाइक ये मेरे पास इस टर्म में एरर मौजूद है, लेकिन मैं इसको ठीक कैसे करूंगी। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे देखें, कोफिशिएंट को असल में रिलेट करना होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मेरे पास फोर्थ ऑर्डर कोफिशिएंट है, फोर्थ ऑर्डर बायनॉमियल एक्सपेंशन जो है वो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है, ये फोर्थ ऑर्डर बायनॉमियल एक्सपेंशन। यहाँ मेरे पास कोफिशिएंट अभी मैंने जो कैलकुलेट किया वो क्या था, 54। इसको मैं कंपेयर करूंगी बायनॉमियल कोफिशिएंट से और वहां से वैल्यू निकालूंगी एरर की। जैसे ये मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो जो जो आपके पास पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा हमेशा आपका पोलिनोमियल एक्सपेंड होके आता है। जैसे ये मेरे पास 4 है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहाँ पे वो क्या होंगी, 5 टर्म्स होंगी, एक टर्म ज्यादा होती है। जैसे 1 2 3 4 5 टर्म्स का आपके पास पोलिनोमियल एक्सपेंशन होगी। तो अगर मेरे पास फोर्थ ऑर्डर मैंने पोलिनोमियल को एक्सपेंड किया, सेंटर वाली वैल्यू देखी विच इज 6, इसको मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन से, 6 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 54, और 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 9। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एरर है 531 में, वो 9 एरर है, मुझे 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास ओरिजिनल एंट्री आ जाएगी। फिर मैम ये सुने, कैसे किया? मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये बुक में फार्मूला मौजूद है, मैं सिर्फ असल में सारी कहानी बुक में मौजूद है, मैं उसको सिर्फ समराइज करके यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अदरवाइज ये सारी थ्योरी बुक के अंदर लिखी हुई है, मैंने वहीं से पढ़ा है। 54 आपका लास्ट टर्म में हाईएस्ट टर्म थी ना, इसके अगेंस्ट आपने कहा कि मेरे पास ये 531 में एरर है। आपने क्या करना है, 54 किसकी एक्सपेंशन में है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है। फोर्थ ऑर्डर हाँ डिफरेंस के हमने कहा है कि एरर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होते हैं, इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसके कोफिशिएंट, और जो आपकी एरर, क्योंकि एरर के यहाँ पे एज सच कोफिशिएंट तो आ ही नहीं रहे, हमें तो नहीं पता ये 54 जो है वो अगर लिखा होता ना 6 इंटू 9 तो फिर तो हमें समझ आ रही होती कि ये 6 है कोफिशिएंट इसका, और 9 जो है वो इसके अंदर एरर की टर्म है, लेकिन हमें अभी नहीं पता क्योंकि होल नंबर आपके पास लिखे हुए हैं। तो फिर वो नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाए, हम कंपेयर करते हैं इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट से, और जहन में हमारे क्या बात होती है कि जो एरर के कोफिशिएंट हैं और जो बायनॉमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होते हैं। आपने अभी ऊपर ये चीज देखी थी कि जो एरर के कोफिशिएंट हैं, जो एरर के कोफिशिएंट हैं और जो बायनॉमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट हैं वो सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 54 में प्रॉब्लम था, 54 मेरे पास जो है जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्री है उसमें प्रॉब्लम है, 54 मैंने लिखा अपने पास यहाँ पे, और फिर मैंने इसको रिलेट किया कि ये किससे मैच करेगा, बायनॉमियल एक्सपेंशन के 1 माइनस एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट के साथ। 4 के कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस में आप देख रहे हैं इसे, ये जो कॉलम है आपका, ये जो कॉलम आपके पास है ये कौन सा है, ये फोर्थ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे थे। अगर ये थर्ड डिफरेंस होता तो मैं थर्ड को देखती, अगर ये 2 होता तो फिर मैं 2 को देखती, अगर ये फिफ्थ होता तो मैं फिफ्थ को देखती। अभी मेरे पास ये फोर्थ डिफरेंस है, मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 4 को देखा है। यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर वाली वैल्यू को पिक करना है, ये मेरे पास आ गई सेंटर, हमेशा सेंटर वाली वैल्यू को देखना है। तो 1 माइनस एक्स जो की पावर 4 की जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो 2 लेफ्ट साइड से मैंने टर्म्स छोड़ी, 2 राइट से, सेंटर में मेरे पास क्या है, 6, एक इंडिविजुअल टर्म है। तो 6 एप्सिलॉन मैंने किया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9, ये मेरे पास एरर है किसके अंदर, 531 के अंदर। तो 531 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 9 को, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मेरी ओरिजिनल टर्म, एक्चुअल टर्म आपको मिलेगी, वो उसकी एक्चुअल टर्म होगी, उसमें से ये एरर हम मतलब जो है वो रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यही चीज होती ना ऑड टर्म, अब ऑड है तो एक टर्म ज्यादा होगी तो आपके पास इवन टर्म्स आ जाएंगी, अब आपके पास सेंटर वाली कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो वो जैसे स्टैट्स में हम नहीं करते होते कि आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपका डाटा जो है वो ऑड ऑर्डर में होता है तो आप क्या करते थे कि सेंटर में एक ही टर्म बचती है तो वो आपका मीडियन होता है, लेकिन अगर आपकी जो डाटा है वो इवन ऑर्डर में होता है तो आप सेंटर वाली 2 टर्म्स को ले लेती हैं।
तो यही सेम होगा कि ये मेरे पास 1 चला गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया, ये भी 1 चला गया, पीछे क्या बचा -3 + 3, तो यानी ये -3 + 3 डिवाइडेड बाय ये 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 आप करें ना, मिड पॉइंट आपके पास जो आएगा वो अगेन आपके पास 3 आएगा। लेकिन तो हम करेंगे मैम 3 अगर एप्सिलॉन। मैम हमारे पास ऑड पावर में हमेशा दरमियान में कोई नंबर आ रहा होगा और इवन में हमारे पास हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो दरमियान का मतलब क्या है? मिड पॉइंट। यस इसका मैम। भी और आपने मैम क्या अगर करना है? मिड और पॉइंट। इवन में हमारे पास मैम कभी दो वैल्यूज सेम आएंगी नहीं अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ चलेंगे तो। बिल्कुल, तो वो नहीं आएंगी, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता यस है क्योंकि मैम। बायनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर आपके पास मिडल में एक ही टर्म हमेशा बचेगी बिकॉज़ ऑफ वो इवन और ऑड वाली टर्म की वजह यस से। तो आपने इन दोनों का बेटा ऐड करके मिड पॉइंट आपने लेना है ना, तो दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 पे, तो जो भी नंबर आपके पास आता है, उसको आपने 3 एप्सिलॉन के साथ जो है वो इक्वेट करना है और वहाँ से आपने निकालना है, तो अगेन सेम ही आपके पास सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है। हुँ। जैसे ये यहाँ पे है करेक्शन ऑफ एरर इफ द टर्म्स आर इवन, अगर आपके पास टर्म या डिफरेंस आप इसे कह लें, अगर वो आपके पास इवन है तो आप करें ऑब्जर्व द ऑर्डर ऑफ अनाइट डिफरेंस इन द लास्ट कॉलम, लेट्स से इट्स 4, तो आपके पास 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं है। चेक द बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर दैट पावर से 1 माइनस एक्स की पावर 4, जो जो आपका ऑर्डर है लास्ट कॉलम का उसके हिसाब से आपने बायनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को देखना है। वो मेरे पास ये आ गए। अब हम क्या कहेंगे? चेक द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, जो कि मेरे पास ये है 6, और उसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 54, आपके पास आंसर आ गया 9। तो एरर आपके पास 9 है, करेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी 531 माइनस 9, जो आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टर्म्स या आप कह लें फाइनाइट डिफरेंस ऑड आता है बायनोमियल एक्सपेंशन में, या आपके पास डिफरेंस जो है वो ऑड आता है, तो फिर आपने हाईएस्ट जो दोनों टर्म्स ली हुई थी लास्ट कॉलम में उनका मिड पॉइंट ले लेना है। 21 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2 27 इज द मिड पॉइंट। अब 27 आपके पास मिड पॉइंट आ गया। आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन को देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन में आपने मिडल टर्म अगर लेनी है तो ये 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज अगेन 3 आपके पास आ जाएगा। तो 3 एप्सिलॉन, उसी तरह से एप्सिलॉन से इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 27, जो आपका यहाँ से आया है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9, आपके पास अगेन एरर यही आएगा। 531 माइनस 9 करेंगे तो 523 आपके पास रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल 2 का मैंने आपसे कहा है कि खुद करें। और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट डिफरेंस टेबल, मैंने कल आपसे कहा था कि कितने ऑर्डर तक आपको कैलकुलेट करना है फाइनाइट डिफरेंस टेबल, तो वो हमने कहा था कि जहाँ कोफिशिएंट लास्ट आपके पास कॉलम वो होगा जिसमें कोफिशिएंट पूरे के पूरे उन कोफिशिएंट्स का सम 0 हो जाए, तो हम वहाँ पे जाएँगे। यही मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड डिफरेंस टिल इन द कॉलम सम ऑफ कोफिशिएंट बिकम 0। आपने तब तक डिफरेंस कैलकुलेट करते रहना है जब तक आपके पास लास्ट कॉलम में जो कोफिशिएंट है उनका सम 0 नहीं हो जाता। अगर ऐसा नहीं होता, कोई ऐसे केस भी हो सकते हैं ना जिसमें सम 0 ना हो, ज़्यादातर हो जाता है सम 0, लेकिन अगर आपका सम 0 नहीं होता फिर हम कहते हैं कि एस्टीमेट एरर। फिर हम एरर को देखते हैं। एरर, एस्टीमेट एरर का मतलब है कि y के साथ आप जो अपना डिफरेंस आपने निकाल लिया है, आप उसका देखें कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे अभी बच्चे ने ये कहा था ना सेकंड वाले डिफरेंस को देख लें और उसमें से एरर को देखें, तो देखिए उसमें आपके पास यहाँ पे ये आप कह रहे थे, अगर मैं कंपेयर करती हूँ 24 को इन वैल्यूज़ के साथ, f की या y की जो आपने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, अगर मैं इनके साथ कंपेयर करती हूँ, तो ये इनमें और इनमें डिफरेंस इतना ह्यूज नहीं है। लाइक 74 है आपके पास, तो देखें 60, 66, 63 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इनको कंपेयर करती हूँ एज़ कंपेयर टू दिस, तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत छोटी, बहुत कम हो गई हैं और वैल्यूज़ स्मॉल होती जा रही हैं। तो आप क्या देखते हैं, या आपके पास ये टेबल, मैंने ऊपर एक और टेबल भी बनाया था, इस टेबल के साथ भी अगर आप वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं यहाँ नीचे, तो आप देखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू और जो डिफरेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ पे देखें ना 2, 5, 10 2 डिजिट भी आपके पास आ रहा है, 18, 26, 37, 50 2 डिजिट तक आपके पास नंबर है। लेकिन जब आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया यहाँ पे, ऑल्दो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये सम लास्ट कॉलम का आपके पास 0 ही आ रहा है, मतलब ये सम 0 है।
लेकिन इन केस अगर ये 0 ना होता तो भी मैं यहाँ पे स्टॉप इसलिए करती कि ये जो डिफरेंस है मैं देखती वो काफी कम हो गया। अब देखें ये आपके पास 1 डिजिट लेस देन 5 इवन वैल्यूज आ रही हैं। सारी वैल्यूज को देखें ना 1 3 3 1, तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यूज बहुत छोटी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसलिए मैं क्या करती, मैं कहती कि इसको मैं अपना लास्ट कॉलम डिक्लेयर कर देती क्योंकि मेरे पास जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस को देखती हूँ, फर्स्ट डिफरेंस को देखती हूँ तो देखिए यहाँ पे 18 है तो यहाँ 13 है, 11 है, तो ये मेरे पास 2 डिजिट स्टिल यहाँ पे भी आ रहे थे। तो मैं इसको फिर इसकी निस्बत मुझे यहाँ पे स्टॉप करना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इस तरह जैसे अभी बात की बच्चे ने कि आप अ, अगर आपने फाइनाइट डिफरेंस टेबल को देखना है, टेबल को चेक करना है, तो उसको 4th, 5th, 6th ऑर्डर तक आपका डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपको उसकी क्लियर जो है ना वो पिक्चर भी आपको समझ आती है। अगर कोई एंट्री आपकी गलत हो गई है, तभी उसका स्प्रेड भी होगा उसके अंदर, वो आपको नज़र भी आएगा। तो वो उसके लिए आपको और यही कहा भी जाता है यूजुअली कि जो आपका फाइनाइट डिफरेंस का टेबल होता है या आप जब आगे जाके इसको यूज भी कर रहे होंगे, वहां पे भी अप टू 5th, 6th, 7th ऑर्डर तक मतलब इसको लेके जाते हैं। मोस्टली केसेस में ना 5th, 6th ऑर्डर तो लाजमी होता है, वहां तक हम इसको लेके जाते हैं और फिर हम उसमें अपनी जो एंट्रीज हैं और इन चीजों को देखते हैं। अगेन मैं आपसे कहूँ कि एरर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एरर एनालिसिस के लिए हमारा पुराना तरीका जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर का है वो मौजूद है, लेकिन एक रफ अंदाजा आप कह लें कि एक सिंगल एंट्री को डिटेक्ट करने के का तरीका, यानी अब जब टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको इफेक्टिव भी तो मतलब बताते हैं ना कि ये इफेक्टिव भी है, देखें इसमें ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। अब बायनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट से हमने रिलेट कर दिया, एरर का हमने स्प्रेड बता दिया, हमने एग्जैक्ट नंबर और जो राउंड ऑफ नंबर है उनकी अप्रोक्सीमेशन, उनके डिफरेंस के बारे में भी बात कर ली। तो इसी तरह हमने फिर इसको एरर डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करने का जो तरीका है वो भी बताया। आपकी बुक के अंदर जो पेजेस हैं मेरे पास ये भी खुली हुई है, सेक्शन 2.2 है, सेक्शन 2.2 मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे। हाँ, चैप्टर 2 का सेक्शन 2.2 ये सारी की अच्छा ये फर्स्ट टाइम मैंने खुद भी ये टॉपिक फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है। सेक्शन 2.2 है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का पहले मैंने ये इसमें, और ये सारी जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं ये सब की सब मैंने आपकी बुक से पढ़ के और समझी हैं इसी में से। अच्छा, इसके जो पेजेस हैं वो है 30, यानी ये पेज सेक्शन 2.2 का ये पेज 30 है। और ये सारा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट्स मैंने खुद ही लिख ली हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी थी इनसे मैंने वो लिखी है वैल्यूज ना। ये 30 से लेके 31 पे भी ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है, ये पेज नंबर 31, 32, 33 और 34 तक सारी बातें यही जो मैंने आपको बताई हैं ये लिखी हुई हैं। इसमें जैसे मुझसे कल क्लास में बच्चे ने भी पूछा था कि अगर मैम टेबल के अंदर मोर देन 1 एंट्रीज में एरर हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जो पेज नंबर 33 है इसमें 2 एंट्रीज के अंदर एरर जो है वो उन्होंने बताया है। और यही चीज जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ओवरलैपिंग हो जाता है एरर और फिर उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है एस्टिमेट करना। तो वो चीज इन्होंने कहाँ पे दी हुई है, पेज नंबर 33 के अंदर 2 एंट्रीज के अंदर एरर दिया है और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 करके, और फिर उसका इम्पैक्ट बताया है कि देखिए 4th ऑर्डर डिफरेंस का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो एरर आपस में ओवरलैप कर गए हैं। और वो फिर देखिएगा कि यानी टर्म्स इस तरह से आ रही होंगी, एप्सिलॉन 2 -4 एप्सिलॉन 1 -4 एप्सिलॉन 1 +4, मतलब एरर जो है वो एड अप हो गया, यानी उसने मतलब दोनों मिक्स हो गया आपके पास। तो फिर इन दैट केस हम कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसका मैम पैटर्न बनाना या निकालना। हम सिंगल एरर वाली करें ना? हम सिंगल एरर वाली करेंगे। और ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना एंड में कि आप इस तरह से निकालेंगे 6 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 54, अब ये तो मैंने आपको मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अगर आप इसका प्रॉपर फार्मूला देखना चाहते हैं तो ये भी पेज नंबर 34 के एंड पे दिया हुआ है। लेकिन ये पूरा लेक्चर जो मैंने बनाया है ये हमने पढ़ा था अपने जमानों में किससे पढ़ा था, बर्डन एंड फेरी की बुक से ना, तो उसमें ये चीज नहीं दी हुई थी। ये आप इस बुक में ही मौजूद है और अच्छी चीज है, आनी चाहिए, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस टेबल को हम सिर्फ ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर ये यूज होता है और डायरेक्ट बस वहां पे 1 2 3 करके यूज कर लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे अलग से चैप्टर में देके और ये सारी चीजें जो बताई गई हैं
मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तरीक़ाकार के अच्छा है, आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही है फ़ाइनाइट डिफरेंस की। जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर, तो तब मुझे लगता है कि हमारी निस्बत आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसको समझ सकते हैं। हमें वहीं पे करवाया गया था फ़ाइनाइट डिफरेंस के बारे में। कहाँ पे बताया गया था? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से पहले एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें बता दी गई थी कि ये टेबल होता है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड होता है, सेंट्रल होता है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के। तो मैं वहाँ पे रिकैप ज़रूर दूँगी, बट स्टिल इसको अलग एज़ अ चैप्टर और ऑपरेटर्स को लेके चलना और ऑपरेटर्स को आपस में रिलेट करना और फ़ाइनाइट डिफरेंस के टेबल के अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, उसको डालना, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये मुझे इसलिए चैप्टर 2 इस बुक का बेहतर लगा। चलें जी, ये चीज़ आपने पढ़नी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें अभी क्लास में की हैं, वो आप फिर रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 2.2 के साथ। होम असेसमेंट में आपको दे दूँगी इससे रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा डिफरेंस ऑपरेटर से रिलेटेड। बस जस्ट ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आगे इंटरपोलेशन में और डिफरेंस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, तो बस वो हमने करने हैं। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ सोच रही हूँ ये कि अगर मैं देखती हूँ न्यूमेरिकल जो इंटरपोलेशन है ना, अगर इंटरपोलेशन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर ना यूज़ हो रही हुई, यानी उसका इतना इम्पैक्ट ना हुआ, तो फिर मैं आपको इसके बाद डायरेक्टली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट करवा दूँगी, ताकि अभी फ़ाइनाइट डिफरेंस किया है, तो साथ आप उसको अप्लाई भी कर लें। लेकिन अगर इंटरपोलेशन हो रहा हुआ, तो फिर मुझे उस पे जाना पड़ेगा। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं पहले न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करवा लूँ आपको और देन इंटरपोलेशन करवा लूँ। अभी मैं इसके बारे में यस सोच मैम, ऐसे ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना कि आपने जो चीज़ पढ़ी है, तो चलें जी अब हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मैं पहले न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन लेके आती हूँ, फिर हम इंटरपोलेशन देख लेंगे। इंटरपोलेशन बहुत आसान है। मेरा अपना जो है ना, वो फेवरेट चैप्टर इंटरपोलेशन का था, क्योंकि उसमें हम फंक्शंस बनाते थे। एक फंक्शन दिए ही नहीं होते, आपको सिर्फ डाटा पॉइंट्स दिए होते हैं और आप उन डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके फंक्शन बना लेते हैं कि ये फलां पॉलिनोमियल था, जिसका ये डाटा आपके पास दिया हुआ था, इसलिए वो मज़े का चैप्टर था। लेकिन वो हम एंड में करेंगे। जी। चलिए, आज के लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में मौजूद है? मैं पहले चैट बॉक्स ओपन कर लेती हूँ, सिवाय नो इसके कि मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे से सब समझ आ गया। आ गया तो बस अब ये वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं और फिर मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। असाइनमेंट भी मैंने आपको एक दी है, उसको भी देखिएगा। मतलब